संदीप पाठक का केंद्र पर निशाना, मिडिल क्लास के लिए हेल्थ स्कीम न होने पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संदीप पाठक ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसको हम राज्य और केंद्र में बांटकर देखेंगे तो देश कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह विषय पूरे देश के लिए अहम है। उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि साल 2014 में छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा चलाए जा रहे नसबंदी कैंप में पहले ही दिन सर्जरी कराकर घर पहुंचने वाली 10 महिलाओं की मौत हो गई। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने से 63 बच्चों की मौत हुई। इसी अस्पताल में 2016 में 5000 से ज्यादा और संदीप पाठक 2014 में 6000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में एक दिन में 33 लोगों की मौतें हुई। इसका कारण कम स्टाफ और कम डॉक्टर होना था। संदीप पाठक ने इस तरह कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए। देश को कोई बचा नहीं सकता। धन्यवाद। श्री संदीप कुमार पाठक। धन्यवाद ऑनरेबल चेयर मैडम। आज हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ और वेलफेयर डिपार्टमेंट के विषय में चर्चा पर मुझे भाग लेने का जो मौका दिया गया है, इसके लिए मैं सदन का और आपका आभारी हूं। ऑनरेबल चेयर मैडम, हेल्थ का विषय एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम राज्य के मैटर और केंद्र सरकार के मैटर में अगर बांट कर देखें तो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग इस भावना से प्रताड़ित होते रहेंगे। इसलिए यह विषय किसी राज्य का नहीं है, यह विषय सिर्फ केंद्र का नहीं है, यह विषय इस पूरे देश का है। ऑनरेबल चेयर सर, इससे पहले कि मैं आगे की बात रखूं, मैं 2-3 चीजें आपके समक्ष लाना चाहता हूं। 2014 में गवर्नमेंट रन मास स्टरलाइजेशन कैंपेन छत्तीसगढ़ में 10 महिलाओं की मौत हो जाती है। पहले दिन वो सर्जरी कराकर जाते हैं, घर पहुंचने के बाद उनकी मौत हो जाती है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है। कारण क्या है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है, ऑक्सीजन कम पड़ जाता है। इसी हॉस्पिटल में 2016 में टोटल 5000 से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। इसी हॉस्पिटल में एक साल पहले 2014 में 6000 से ज्यादा बच्चों की मौत होती है। ऑनरेबल चेयर सर, आप नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल में देखें कि एक दिन में 33 लोगों की मृत्यु होती है और उनमें से 12 बच्चे होते हैं। कारण क्या होता है? कारण यह है कि मेडिकल स्टाफ है वो सफिशिएंट नहीं थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रश आ गया। ये आज भारत देश की हेल्थ व्यवस्था या सिस्टम की एक पिक्चर है जो हम सबके सामने है। इससे मुझे लगता है कि हम सबको अपराध बोध से ग्रसित हो जाना चाहिए। और अगर हमें अभी भी इस बात का खुद पे ये नहीं है कि दुख नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि हम इस काबिल हैं कि इस देश को एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा परिवार दे पाए। ऑनरेबल चेयर सर, निश्चित रूप से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार कोई टारगेट बनाई होगी। अगर टारगेट बनाए हैं तो कोई प्लानिंग किए होंगे। अगर प्लानिंग किए होंगे तो उस पर कुछ बजट दिए होंगे। अगर बजट दिए होंगे तो उसका एग्जीक्यूशन करने की प्रक्रिया शुरू किए होंगे। क्या वो टारगेट सफिशिएंट है? क्या वो प्लानिंग सफिशिएंट है? क्या वो बजट सफिशिएंट है? क्या एग्जीक्यूशन सफिशिएंट है? ये प्रश्न है जिसके बारे में आज हम सब डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि आज का ये डिस्कशन पक्ष या विपक्ष के प्रिज्म पे ना होकर देश के पक्ष में होना चाहिए। ऑनरेबल चेयर सर, 2017 में सरकार एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेकर आती है। इस पॉलिसी में यह बताया जाता है कि भाई इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अच्छी और क्वालिटी वाली हेल्थ मिले। यही फ्रेमवर्क था पूरा। इसमें आप अगर देखेंगे कि सरकार ने एक प्लान बनाई। इस प्लान में 2 प्रमुख पैरामीटर्स थे। एक तो था नेशनल हेल्थ मिशन और दूसरा ये लेकर आए आयुष्मान स्कीम लेकर आए। नेशनल हेल्थ मिशन का क्या आइडिया था? नेशनल हेल्थ मिशन का आइडिया ये था कि केंद्र सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए पैसे देगी और
ये पैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर जो जिला अस्पताल होती है उसके इंप्रूवमेंट के लिए होनी चाहिए। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति अगर ये देखें, किसी भी आप पब्लिक हॉस्पिटल में चले जाइए, जिला में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, या तो हॉस्पिटल ही नहीं है, अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, अगर दवाई है तो टेस्टिंग नहीं है, और अगर ये सारी चीजें उपलब्ध है तो वहां भर्ती करने के लिए बेड अवेलेबल नहीं है। और ये किसी एक राज्य की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। ऑनरेबल चेयर सर, अगर इसको मैं क्वांटिफाई करूं बड़े सिंप्लीफाइड, मैं ज्यादा नंबर्स नहीं देना चाहूंगा, ये पूरी परिस्थिति को अगर मैं क्वांटिफाई करना चाहूं तो क्वांटिफाई करने के लिए एक ही चीज कह सकता हूं कि सरकार ने अपने खुद का एक सर्वे कराया। इस सर्वे में ये कहा गया सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन को कि भाई अपना सेल्फ असेसमेंट करो। जब सेल्फ असेसमेंट किया गया तो ये पाया गया कि 80% से ज्यादा जो पब्लिक सेंटर थे, हॉस्पिटल थे, छोटे बड़े, वो फिट थे और अनफिट थे और सब स्टैंडर्ड थे। 80% से ज्यादा सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम अपना ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी चला रहे हैं। और ऑनरेबल चेयर सर, एक अच्छी बात रही सरकार की कि सरकार ने आईपीएचएस और एनक्यूएस ये स्टैंडर्डाइज देने का या रेटिंग देने का एक पैमाना है, सरकार लेकर आई है। पहली सरकार दूसरे नाम से चलाती थी, इस सरकार ने रिफाइन किया है, अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस लेके आए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके इस स्टैंडर्डाइजेशन में इतने साल सरकार चलाने के बाद भी दुर्दशा जस की तस है। ऑनरेबल चेयर सर, एक और चीज ऑनरेबल मेंबर ने ये कहा कि डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो काफी अच्छा है। मैं बता दूं कि 10,000 मरीज के पीछे 10 डॉक्टर है इंडिया में, और डेवलप्ड कंट्री में अगर आप लेंगे तो वही 26 और 30 के आसपास है, अगर इंग्लैंड का ले ले और किसी कंट्री का ले ले। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आप डेवलप्ड कंट्री के रेशियो और पेशेंट के कंपेयर नहीं कर सकते। वहां पे यूनिफॉर्मिटी है, मतलब शहर में भी उतने यही रेशियो है, गांव में भी है। हमारे देश में स्थिति यह है कि शहर में तो ओवर क्राउडेड है डॉक्टर्स का, गांव में आप जाते जाएंगे तो वहां पे स्कैर्सिटी है, वहां पे है नहीं। तो आप सिर्फ ये नंबर को उठाकर कंपेयर करके ये नहीं कह सकते, थोड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा कि स्थिति क्या है। मैं गांव से आता हूं, मैंने देखा है, मैंने जिया है, मेरे साथ मेरे आसपास रहने वाले लोगों को मैंने देखा है कि गांव का एक आदमी वो क्या क्या बेच के अपना इलाज कराता है। ऑनरेबल चेयर सर, ये तो नेशनल हेल्थ मिशन की स्थिति है। अगर मैं आयुष्मान योजना की बात करूं तो आयुष्मान योजना में सरकार की तरफ से मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, इसमें डिजाइन फॉल्ट है। और मैं किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, मैं अच्छी भावना से कह रहा हूं, इसमें डिजाइन फॉल्ट है। क्या डिजाइन फॉल्ट है? आप ये देखिए कि, और ये क्या है, ये मेथड है कि इंश्योरेंस किया जाएगा 40% बिलो, जो नीचे के बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के तबका है उन पे इंश्योरेंस किया जाएगा। 5 लाख का कवर दिया जाएगा पूरे परिवार के लिए हर साल के लिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जो 10 करोड़ के आसपास ये बेनिफिशियरी इन्वेस्ट किए हैं, अगर उसको पॉवर्टी लाइन से अगर आप मैच करते हैं, सरकार नहीं किया, अच्छी बात है, सरकार नहीं किया, मैं डेफिशिएंसी बता रहा हूं, तो सिर्फ 2 करोड़ ऐसे लोग मिले जो एक्चुअली में बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे, बाकी का मैच नहीं हुआ। फिर सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया कि ये मैचिंग में मत पड़ो, काम बिगड़ जाएगा, जो आते जा रहा है उसका करते जाओ। तो सबसे पहली दिक्कत तो यहीं पे है। ऑनरेबल चेयर सर, सीएजी के रिपोर्ट में लैक्स ऑफ फॉल्टी और फ्रॉडुलेंट नेम इस पे मिला। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी खामी अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल इंपैनलमेंट का है। ये इस पूरे देश का ही नहीं, पूरे विश्व का एक ऐसा अजूबा इंश्योरेंस स्कीम है जो मरीज को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, अस्पताल को ध्यान में रख के बनाया गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर स्थिति में सर सीरियसनेस ले आते हैं, सर सीरियसनेस। सर ऑनरेबल चेयर सर, ऑनरेबल चेयर सर, ये अजूबा स्कीम है। आज तक जितने भी इंश्योरेंस स्कीम उठा लीजिए, सारे इंश्योरेंस स्कीम ऐसा होता है कि इंश्योरेंस हॉस्पिटल को देखकर किया जाता है।
ये ऐसा स्कीम है जिसमें बीमारी पे इंपैनलमेंट होती है। मतलब कोई अस्पताल ये कह सकती है कि भाई मैं सिर्फ आंख का करूंगा, मैं बाकी चीज का नहीं करूंगा। कोई हॉस्पिटल ये कह सकती है कि मैं पेट का करूंगा, मैं हाथ पैर का नहीं करूंगा। तो जो इंपैनलमेंट है बीमारी के आधार पर है। आप सीजीएचएस ले लीजिए, इसमें हॉस्पिटल के हिसाब से होता है। आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लीजिए, हॉस्पिटल के। क्या कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उसके सर्जरी के लिए खुला पड़ा है और वो अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया आंख में, तो वो बोलेगा कि भाई करा लो, मेरे पास 5 लाख है। बोले भाई साहब आपका इस पे नहीं होता है, आप अभी बंद करवाओ, सिलवाओ पेट को, या दूसरे हॉस्पिटल जाओ या प्राइवेट में पैसा लाओ। आउट ऑफ पॉकेट कहते हैं ऑनरेबल चेयर। तो इसमें बड़ा डिजाइन फॉल्ट है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में एक और प्रॉब्लम है। जो मैच्योर्ड सिस्टम होता है, मैच्योर्ड सिस्टम क्या होता है? मैच्योर्ड सिस्टम में ऑपरेशन या बड़ी सर्जरी तब तक नहीं करते जब तक जरूरी ना हो। ये इंपैनलमेंट जो छोटे छोटे सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल का हुआ है, वहां पे भावना ये होती है कि भाई कैसे भी करके मरीज पकड़ो, ऑपरेशन कर दो, आयुष्मान का। मैं ये सही कह रहा हूं, मैं गांव का आदमी हूं, मैंने देखा है। ये संभव है कि शहर में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होगा। तो और जो इंपॉर्टेंट सर्जरी है ऑनरेबल चेयर सर, जो इंपॉर्टेंट सर्जरी हार्ट से रिलेटेड, उसमें 8,000 रुपए एक सर्जरी होता है। तो जो इंपॉर्टेंट सर्जरी जो होनी चाहिए वो हो नहीं सकती। जिसको दवाई से आप ठीक कर सकते हो वो वहां पे खींच के उसको ऑपरेट कर दिएगा। ऑनरेबल चेयर सर, प्लानिंग और क्लैरिटी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई देखो, इस देश की पूरे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को 3 चरण में आप बांट सकते हैं। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप के लिए आप नेशनल हेल्थ मिशन लेके आए, सरकारी सिस्टम को आप, अभी मैं सिर्फ प्लानिंग और आपके आइडिया की बात कर रहा हूं, क्या हुआ है वो अलग बात है। नेशनल हेल्थ मिशन में सरकारी अस्पताल को आप ठीक करना चाह रहे हो, वो किसको कैटर करेगा? वही लो इनकम ग्रुप वालों को करेगा। उसके बाद आप आयुष्मान लेकर आए, इंश्योरेंस स्कीम, वो किसको कैटर कर रहा है? लो इनकम ग्रुप को। मिडिल क्लास को क्या होगा? मिडिल क्लास को क्या होगा? इतना बड़ा मिडिल क्लास का सेक्शन है, ना वो सरकारी अस्पताल अवेल कर रहा है, ना वो इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ रहा है। तो अगर ये दोनों नहीं कर रहा है तो फिर ये तो डिजाइन फॉल्ट है सरकार के पूरे मेथड में। सरकार को पता ही नहीं है कि आपका डायरेक्शन क्या है। अगर आपको आपका डायरेक्शन नहीं पता है तो आप क्या ही एग्जीक्यूट करोगे? नीरज जी, डियर सर, इसके अलावा एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। आप टैक्स लेते हो मिडिल क्लास से, भाई आपका खर्चे के लिए कहां से पैसा आ रहा है? कोई अपनी जेब से तो नहीं दे रहा है। मिडिल क्लास से पैसा आ रहा है, पैसा मिडिल क्लास से आ रहा है, लेकिन उसकी सुविधा के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। एक और है, इसमें अंडर स्पेंडिंग। क्या कारण है? क्या कारण है? भाई केंद्र सरकार 2 लेके आई, नेशनल हेल्थ मिशन और दूसरा आयुष्मान। दोनों में ही मैंने आपको आपके सामने डिजाइन फॉल्ट बता दिया, इनसफिशिएंट बता दिए। क्यों ऐसे हो रही है? क्यों ऐसे हो रही है? ऐसा होने का कारण सर, यही कारण है, ऐसी राजनीति के कारण ही देश यहाँ पहुंचा है। आपके पास पैसा है, आप इलाज करा सकते हो, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, वो इलाज नहीं करा सकता। नीरज जी प्लीज, अगर आप बजट को देखेंगे, अगर आप बजट, भाई आपकी भावना का अंदाजा तो आपके बजट से लगता है। आपने बजट में 1.4% का आपने टोटल जीडीपी का एलोकेट किया है। आप कहते हो कि मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। भाई मार्जिनल इंक्रीज तो जीडीपी के ग्रोथ जिस हिसाब से हो रहा है वो होना ही होना है। आपको विथ रिस्पेक्ट टू द जीडीपी एंड ऑल्सो करेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन लेना पड़ेगा। अगर ये सारे अकाउंट फॉर करते हो तो ये नीचे आ जा रहा है। सर आप जो भी प्लानिंग कर लीजिए, पैसा ही नहीं डालोगे तो होगा क्या? ये आपका हिडन एजेंडा है कि भाषण दो, इस तरीके से डिसरप्ट करो, देश को गुमराह करो और फिर पैसा मत दो आप। सर एक और चीज आप ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं मैं। तो क्या इस देश में अस्पताल नहीं है? क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, अंडर बजट है। देश में डॉक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सीट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि बजट नहीं है। देश में मेडिसिन कम पड़ रही है हॉस्पिटल्स में, क्यों? क्योंकि बजट कम पड़ रही है। सिस्टम खराब है, क्यों? क्योंकि बजटिंग। बजट एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन क्या एक अकेला कारण है? अकेला कारण नहीं है ऑनरेबल चेयर सर। मैं बताता हूं इसका महत्वपूर्ण कारण है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर जो राजनीति है वो राजनीति मिसप्लेस्ड राजनीति है। कैसे मिसप्लेस्ड राजनीति है? और मैं पूरे पॉलिटिकल क्लास को ये कह रहा हूं, पूरे पॉलिटिकल क्लास ये समझती है कि हेल्थ
और एजुकेशन, इससे चुनाव में वोट नहीं मिलते। जिस दिन पॉलिटिकल क्लास ये समझ जाएगा कि हेल्थ और राजनीति को गंदी चुनाव की अपनी राजनीति से दूर रख के देश के लिए करोगे, उस दिन ये देश आगे बढ़ जाएगा। हमने किया, हमने दिल्ली में, हमारी राजनीति क्या है? आप पूछो हमारी राजनीति क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी स्कूल है, हॉस्पिटल है। ऐसी राजनीति करेंगे? पंजाब में नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक देते हैं। आज अभी जब मैं बोल रहा हूं, दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बने उनका नाम बदल रहा है। 251 मोहल्ला क्लिनिक को आप बदल रहे हो। इस भावना के साथ आप देश चलाओगे? ऑनरेबल चेयर सर, ऑनरेबल चेयर सर, Sandeep ji, 1 minute. Sandeep ji, 1 minute. ओके प्लीज। Sir, can I request everybody, please let him finish his speech. You'll have your opportunity to reply. नीरज जी, आप नहीं, नीरज जी, जब आपका मौका आएगा या बता दीजिए, लेट द मेंबर हैव द फ्रीडम टू स्पीक। नीरज जी, मेरा आपसे विनती है कि जब आपका मौका आएगा आप बता दीजिए सच क्या है, आप उनको बात करने दीजिए। वो पॉज करें ना। संदीप जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, आई रिक्वेस्ट, प्लीज लेट द मेंबर फिनिश। You're all senior to me. I'm looking for you to help me do this program better. Let the speaker. कारण एक तो पॉलिटिकल है और दूसरा इच्छा शक्ति है। सर, मोदी जी ने एक बार कहा था कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहां मना है। अरे जलाओ ना, क्यों नहीं जला रहे दिया? आप जलाओ दिया, हम प्रोटेक्ट करेंगे दिया को, हम सबको मिलकर दिया जलाना है। जलाओ दिया, दिया क्यों नहीं जलाते? मेरा एक सबमिशन है। संदीप जी, I have a suggestion. No, please conclude in 30 seconds because I stopped you in between. Conclude in 30 seconds. ऑनरेबल चेयर सर, इस देश में 788 लेटेस्ट कंसीडर 800 के आसपास जिला अस्पताल है। मेरा यह सबमिशन है, हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, सर 800 के आसपास 778 जिला अस्पताल है। अगर पूरा देश इकट्ठा हो जाए, प्रधानमंत्री जी, उनकी सारी कैबिनेट, पूरी पार्टी, सारे विपक्ष, पूरा देश अगर इकट्ठा हो जाए, तो क्या इन 800 के आसपास जिला अस्पताल को ठीक करना डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं है। क्या डिफिकल्ट है? मेरा एक और सबमिशन है, डू नॉट मेक मल्टीपल पैरेलल स्कीम्स। आपके स्कीम्स तब तक सफल नहीं होंगे जब तक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूनिट्स रेडी नहीं होंगे। आप पहले कैपेसिटी बिल्ड करिए, आप पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ठीक करिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ठीक करिए, फिर आप स्कीम्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू संदीप जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।